अक्सर बेशतर आपको सुनने को मिलता होगा कि अब बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, बजट आ रहा है। जब भी बात होती है कि एक बजट आ रहा है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर क्या पड़ेगा, पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हम ये बातें सुनते तो हैं, लेकिन इसका असल में असर पड़ता कैसे है, क्या नुकसानात होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं अगर पॉलिसीज़ सही तरीके से बनाई जाएं और डेवलप की जाएं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं चेयरमैन अफीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से, जिनका नाम है राशिद अहमद सिद्दीकी साहब, और इनसे जानेंगे और समझेंगे कि कैसे कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट का वो इम्पैक्ट लेता है पूरी इंडस्ट्री के ऊपर, ट्रेड के ऊपर और ओवरऑल इसमें रहने वाले लोगों तक, और क्या कैसे इस चीज़ को समझा जा सकता है ताकि अगले आने वाले सालों के अंदर पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो सके। आइए हम मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि कैसे इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं और आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। आइए। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राशिद अहमद सिद्दीकी साहब, चेयरमैन हैं अफीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के, साथ साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं काटी के। सर, बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का कामयाबी के सफ़र के लिए। अमेजिंग। सर, यूजुअली ऐसा होता है, शुरुआत होती है लोगों की अपनी जर्नी जब शुरू होती है तो उसमें कुछ लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है और इनिशियल ईयर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो ट्रेंड सेट करते हैं लाइफ के अंदर, अपनी जर्नी के अंदर। तो सर, आज माशाल्लाह से राशिद साहब को कौन नहीं जानता। जब भी ख़ास तौर पे पैकेजेस की बात हो, जब प्रिंटिंग की बात हो, कोई भी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात हो, इंडस्ट्री के अंदर बात हो, तो देखिए, जब आगाज़ था, जो ट्रेंड सेट करता है वो शुरू की मेहनत होती है, शुरू की गाइडेंस होती है, शुरू के रास्ते होते हैं। तो वो क्रूशल कितना था सफ़र जब स्टार्ट हुआ और देख के आप चले आगे? मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या खबर है किधर मेरी मंजिल। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया क्योंकि मैं बहुत छोटा था, 14-15 साल की उम्र थी और ख़ानदान में पुश्तों में कभी किसी ने बिज़नेस भी नहीं किया था। तो जब मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो बड़ा होपलेस रिज़ल्ट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी एक अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, पढ़ने लिखने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ कभी भी नहीं रहा। तो तमाम भाइयों में सबसे छोटा था। फादर जो थे मेरे, वो डबल MA थे विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से। तो जब मेरा रिज़ल्ट आया मैट्रिक का तो मैंने उस दिन सुबह उठ के, वॉकिंग की आदत है मेरी हमेशा से, मॉर्निंग वॉकिंग। तो मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो अल्लाह मैंने एक जहन में डाल लिया कि भाई तुम्हारी जो मुस्तकबिल है वो पढ़ाई लिखाई में नहीं है। तो सुबह ही सुबह मैंने अपने फादर से कहा कि भाई मैंने पढ़ना नहीं है और मैंने बिज़नेस करना है। तो उन्होंने मुझे शाम को कुछ पैसे दे दिए। तो मैंने अपने घर के गैरेज से एक छोटे से जनरल स्टोर से मैंने आगाज़ किया। तो फिर बाद में वही जो मैंने अभी आपको कहा है कि मुझे क्या खबर है किधर मेरी बनती है। अगर कोई भी बंदा कहता है ना कि नहीं जी मेरे अंदर बड़े टैलेंट थे और मेरे अंदर बड़ी मतलब सलाहियतें थी कि मैं अपने बलबूते पे यहाँ पे पहुँच गया, तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। बंदे के काम है खाली मेहनत करना, और जब बंदा नेक के साथ और अच्छी मेहनत के साथ काम करता है तो अजर देना अल्लाह का काम है। तो अल्लाह ताला कभी किसी के साथ ज्यादती करता नहीं है। तो हम तो जैसे सो रहे होते हैं और अल्लाह ताला हमारे लिए तदबीरें कर रहा होता है। हम सो रहे होते हैं, अल्लाह ताला हमारे सुबह हमारे रिस्क के लिए बंदोबस्त कर रहा होता है। तो इसीलिए हमने भी कारोबार शुरू करा और अल्लाह ताला अपना काम करता रहा, हम अपनी मेहनत करते रहे, अल्लाह ताला हमारे लिए तदबीरें करता रहा और कर करके अल्लाह ताला ने आज अल्हम्दुलिल्लाह अफीफ पैकेजेस को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। तो ये एक कामयाबी का सफ़र है। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त, बेहतरीन। आपके वालिद साहब मुजीबुल्लाह सिद्दीकी साहब काफ़ी इनिशियली नाम रहा, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं इनिशियल ईयर्स की पाकिस्तान के अंदर, प्रिंटिंग के हवाले से, पैकेजिंग के हवाले से बहुत कम लोग सोचते थे। कैसे वो आइडिया आया और आपने कैसे उस चीज़ को अडॉप्ट करके उसको स्केल कैसे किया? क्या एक्चुअली मैंने जब कारोबार स्टार्ट करा तो उसके बाद मैंने जनरल स्टोर से स्टार्ट करा। उसके बाद मैंने एक स्टोर और करा, फिर अपने एक भाई को रिक्वेस्ट करी गया तुम जॉब छोड़ो और ये वाली दुकान चलाओ। फिर उसके बाद मैं मेरिट रोड चला गया। फिर मैंने एक और भाई को रिक्वेस्ट करी कि यार तुम जॉब छोड़ो, तुम ये वाली दुकान संभालो, मैं मेरिट रोड चले जाता हूँ। तो मेरिट रोड चला गया। तो जो मेरे फादर थे जब वो विस्कॉन्सिन में हुआ करते थे तो उस ज़माने में वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की एनुअल रिपोर्ट वगैरह को, जहाँ भी जॉब करते थे तो उनकी एनुअल रिपोर्ट वगैरह को वो पब्लिश करते थे। तो जब वो पाकिस्तान आए तो वो प्लानिंग कमीशन में थे, उसके बाद IDP में थे, तो वहाँ पे भी वो एनुअल रिपोर्ट वगैरह जो है वो इलीट पब्लिशर्स थे और वहाँ से वो करा करते थे। तो उनका जो पसंदीदा बिजनेस था वो
प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का था। अच्छा, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मैंने सबसे पहला प्रेस 1982 में ख़रीदा था, जी शादा प्रिंटर्स के नाम पे और के नाम से, और वो अपने फादर की विश पे ख़रीदा था। और ये तो ये आराम बाग वाला या ये फेडरल एरिया वाला? नहीं आराम बाग में, फेडरल एरिया में तो मेरा जनरल स्टोर जनरल स्टोर। ये आराम बाग में डीजे अपना एसएम लॉ कॉलेज के बिल्कुल सामने अभी भी मौजूद है। और मेरा बड़ा भाई, वो मेरा बड़ा भाई भी मेरा दोस्त भी है, तो वो भी इसको रन कर रहा है, चला रहा है। तो वो मैंने सिर्फ फादर की विश के लिए वो करा। और जब भी आप कोई काम अपनी मदर की विश के लिए करेंगे, अपनी फादर की विश के लिए करेंगे, तो उसमें बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन अगर आप कोई काम अपनी बीवी की विश के लिए करेंगे तो उसके अंदर आपको हमेशा नाकामी होगी। ये मैं मजाक कर रहा हूँ। सही। और हकीकत है, वालिदैन की दुआएं और साथ जो है ना कि सिर्फ मुश्किलों को आसान बनाता है, बाकायदा आपको रास्तों में मोटिवेशन मिलती है। आपको लगता है कि सब मेरे साथ खड़े हैं और आप अगला कदम आगे बढ़ाते हैं। जब आपने तय किया कि ये हम अफीफ़ की हम पैकेजेस बनाना है, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को क्रिएट करना है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर हमें आगे बढ़ना है, कितना चैलेंजिंग इन्वायरमेंट था उस वक्त। और आज लोग फिर भी कंप्लेन करते हुए मिलते हैं कि बिज़नेस नहीं होता। मिसाल के तौर पे आज कोई वसाइल नहीं है, कोई भी कभी कंप्लेन करता हुआ मिले। क्या पहले वाला ज़माना आसान था? कहते थे पहले तो बहुत आसानी से हो जाता था। देखो, जब से पैदा हुए ना, तीन बातें सुनते आ रहे हैं। ज़माना बड़ा ख़राब है, क़यामत करीब है, और महंगाई बड़ी हो गई, और चौथा ये है कि यार पहली वाली बात नहीं रही। सही है। और चारों चीज़ें गलत हैं। ठीक है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की इस्तेताल बढ़ती जा रही है, ज़माना ख़राब है, हमारी वजह से ख़राब चल रहा है, क़यामत मेरे ख्याल से लगता है कि शायद अभी इतने करीब नहीं है, थोड़ा दूर है। और लोग कहते हैं कि अब पहले जैसी बात नहीं रही। वो बिल्कुल सही कहते हैं कि पहले जैसी बात नहीं रही। मैं पहले साइकिल पे चलता था, उसके बाद मोटरसाइकिल पे चलने लगा, अब गाड़ी पे चलने लगा। तो पहले जैसी बात नहीं रही, लेकिन मेरी तरक्की हो गई। पहले मैं शायद 200 गज के घर पे रहता था, फिर मैं 400 गज के घर रहता था, आज मैं 2000 गज के घर रह रहा हूँ। तो पहले वाली बात नहीं रही। ठीक है, तो ये तमाम बातें जो है ना, ये अब लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि नहीं यार, हमारे जो सफ़र है, जो हमारा वो है, वो मल्टीपल मतलब उसी हिसाब से चले जाए। चाहे मेरे एक्सपेंसेस जितने हो जाएं, चाहे मैं घर जितना बड़ा ले लूँ, चाहे मैं गाड़ी जितनी बड़ी ले लूँ, लेकिन मैं रोना गाना मेरा चलता रहेगा। तो दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है ना। तो ज़माना आगे जा रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, ज़माना चेंज हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन माशरती तौर पर इतना चेंज नहीं हो रहा है जितना, सॉरी, माशी तौर पर इतना चेंज नहीं हो रहा जितना माशरती तौर पर चेंज हो रहा है। ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जितने मौके हैं और जितना आसान पाकिस्तान में पैसा कमाना है, उतना आसान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और जितने लोग पाकिस्तान से अपना सरमाए बाहर लेके गए, उनमें से आप उठा के देखेंगे तो जो सक्सेस स्टोरी होगी वो 5% भी नहीं होगी। 95% वो लोग हैं जो अपना सरमाए पाकिस्तान से लेके चले गए और वो आज पछता रहे हैं। लेकिन जो पैसा आपका स्विस बैंक में चले जाए, जो पैसा आपका कनाडा की प्रॉपर्टीज़ में चले जाए, जो पैसा आपकी दुबई की प्रॉपर्टीज़ में चले जाए, अब वो पैसा वापस नहीं आता। उन पैसों के ऊपर आप दुनिया की बेहतरीन घड़ी पहन सकते हैं, उन पैसों के ऊपर आप दुनिया के बेहतरीन सूट पहन सकते हैं, उन पैसों के ऊपर आप बाहर जाके दुनिया की अच्छी गाड़ियाँ चला सकते हैं, लेकिन वो पैसों से आप अपनी नस्लें नहीं बना सकते। लेकिन जो पैसा आप पाकिस्तान में लगाते हैं, जो पैसा आप पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ में लगाते हैं, और जिस पैसे से आप इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करते हैं, वो पैसा और वो इंडस्ट्री आपके आने वाली नस्लों के काम आती है। वाह, ज़बरदस्त। ठीक है, तो मैं आपके तवज्जुह से कहूँगा कि जो भी लोग पाकिस्तान से पैसा लेके जा चुके हैं या जो लेके जाना चाहते हैं, वो अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी करें। और जो लोग पैसा जितना मैक्सिमम पाकिस्तान पैसा लेके आ सकते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, वो पाकिस्तान पैसा लेके आ जाएं। और जो लोग पाकिस्तान से पैसा ले आने के लिए सोच रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि अपनी सोच को तब्दील कर दें और इसके ऊपर एक रिसर्च करें। और जितने लोग पाकिस्तान से पैसा लेके गए हैं, उनके ऊपर एक डाटा पूरा निकालें और उनके पास जाके उनको स्टडी करें। उनमें से उनको जो सक्सेस स्टोरी है वो 5% भी मिलेगी नहीं। वाह, बहुत ज़बरदस्त, बड़ी बात की आपने, बड़ा क्रूशल लेसन है। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बजट आता है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके अंदर क्या तरीक़ेकार अपनाया जाता है, क्या लाहे अमल लिया जाता है, और इस वक्त करंट सिचुएशन क्या चल रही है। जाएगा नहीं, मुलाकात हो रही है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद है राशिद अहमद सिद्दीकी साहब, ग्रुप चेयरमैन हैं अफीव इंडस्ट्री के। सर,
बड़ी ज़बरदस्त बात आपने एक लेसन दिया कि जब इंसान मुस्तकिल ग्रो कर रहा होता है तो उसको देखना चाहिए उस ज़माने के हिसाब से। आजकल का ज़माना नए अपने चैलेंजेस लेकर आएगा, डेफिनेटली लेकर आएगा। पुराने ज़माने के पुराने चैलेंजेस थे, चाहे हम इंडस्ट्री की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसकी रेवोल्यूशन की बात करें, मुख्तलिफ एस्पेक्ट था। आज इंडस्ट्री डिफरेंट अंदाज में ग्रो कर गई है और बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रही है। इस पूरे दौरानिए में आप देखते हैं कि गवर्नमेंट अपना सालाना बजट पेश करती है साल ब साल, और फिर उसके बाद उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंडस्ट्री के ऊपर और एक कुछ क्रूशल इम्पैक्ट पड़ता है जो जिसके अंदर लोग अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त अफ़ीफ़ मुख्तलिफ़ तरीक़े से इंडस्ट्री के अंदर अपना रोल अदा कर रहा है। तो इस वक्त बजट का रोल आप क्या समझते हैं कि कैसा इम्पैक्ट है जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री वाले लोग हैं उन पे कैसा आ रहा है, क्या पॉजिटिव्स हैं, और क्या समझते हैं कि जो काम किए जा रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी एक चैलेंजेस का सामना होगा कमिंग ईयर के अंदर? देखिए, गवर्नमेंट जो चाह रही है, जिसके ऊपर आजकल बड़ा वावेला मच रहा है, जिसके ऊपर आजकल बड़ा शोर मच रहा है, और हो सकता है कि कल या आने वाले दिनों में जो बिजनेसमैन है वो स्ट्राइक भी करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे दोनों सही हैं। जो एफबीआर इस्लाहत लाने चाह रही है वो भी सही है, और जो बिजनेसमैन शोर मचा रहे हैं वो भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, जो इस्लाहत एफबीआर लेके आ रही है वो बहुत अच्छी इस्लाहत है, लेकिन उनका जो तरीक़ेकार है वो इंतहाई गलत है। वो मार्केट से ओवर ट्रेडिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, वो मार्केट से अनडॉक्यूमेंटेड इकनॉमी को ख़त्म करना चाहते हैं, वो मार्केट से फ्लाइंग इन्वेस्टर्स को ख़त्म करना चाहते हैं, वो मार्केट से टैक्स की चोरी को ख़त्म करना चाहते हैं। ये सारे वो फंडामेंटल्स हैं जो किसी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो तरीक़ेकार गवर्नमेंट ने अपनाया है वो मैं समझता हूँ कि वो गलत है और वो नाजायज़ है। वो इसलिए नाजायज़ है कि जो बिजनेसमैन, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो भी अपनी जगह सही है और ये भी अपनी जगह सही है, वो इसलिए गलत है कि जो तरीक़ेकार आप लेके आ रहे हैं कि पाकिस्तान को आज बने हुए 60 से 70 साल हो गए, आपने 70 साल में इसकी कोई इस्लाहात लेके नहीं आए, और आपने 70 साल के बाद एक दिन रात को अपना डिसीजन लिया और सुबह आपने उसको कहा जी 3 दिन में असेंबली से पास हो जाएगा और आज से ये SRO। तो जिन लोगों को 70 साल से टैक्स देने की आदत नहीं है, जो लोग 70 साल से ब्लैक मनी आपके पास कंट्री के अंदर मौजूद है, आपकी गर्दिश उसके अंदर चल रही है, जो लोग 70 साल से टैक्स चोरी करते हुए आ रहे हैं, वो एक दिन में अपने आप को सही नहीं कर सकते। इसका बेस्ट तरीक़ेकार ये होता है कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि सबसे पहले या तो एमनेस्टी दे देते कि हाँ भी ठीक है, हम 3 महीने बाद जो कानून अभी लाए ना उसका डबल ट्रिपल सख्त कानून कर देते हैं, लेकिन वो कहते भी ठीक है ये 3 महीने की या 6 महीने की या 1 साल की एमनेस्टी है। जो लोग इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेंगे, जो लोग फिक्स टैक्स देने की सूरत में आ जाएंगे, उनको चाहिए था 2 ऑप्शन दे दें कि एक ऑप्शन ये है कि जी 1 साल के बाद हम क्रैकडाउन करेंगे और जो टैक्स चोरी में मिलता है या जो फ्लाइंग इन्वेस्टर्स में मिलता है या जो सेल टैक्स की चोरी में, इनकम टैक्स की चोरी में, किसी भी किस्म की गवर्नमेंट के टैक्सेस की चोरी में आता है, हम उसको इससे भी ज़्यादा सख्त सज़ा देंगे। और जो 1 साल के अंदर अंदर इस फिक्स टैक्स के ज़ुमरे में आ जाता है, हम उसको रफ्ता रफ्ता ग्रेजुअली उनको एक 5 साल का प्लान दे देते हैं कि ठीक है भाई जो आ रहा है उसके लिए पहले साल का ये है, अगले साल वो ये इतना टैक्स दे देगा, 3 साल वो देगा। तो उस सूरत में क्या होता है कि मार्केट में पैनिक नहीं आती और बेतहाशा लोग जो है ना वो वॉलंटरी इसके अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद या एक एमनेस्टी भी दे सकते थे, ठीक है भाई अगर जिसने जितने टैक्स चोरी करे हुए वो इतना इतना पैसा जमा करा देते, गवर्नमेंट का काम हो जाता कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाता है, लोगों को एक मतलब पीस ऑफ माइंड मिल जाता। और उसके बाद जब लोग उसके अंदर जाते तो गवर्नमेंट के अंदर इतना टाइम होता और लोगों को इतना टाइम दिया होता, तो जो आज लोगों की शिकायत है उस शिकायत की वैल्यू 0 हो जाती, ठीक है, और गवर्नमेंट का भी काम हो जाता है और बिजनेसमैनों का भी काम हो जाता, ठीक है। और अभी भी मैं कहता हूँ कि इनको ये चाहिए कि इमीडिएटली एक फिक्स टैक्स लगा दें कि हाँ भी ठीक है इतना फिक्स टैक्स आपको हर हाल में देना है, तो जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हैं वो इतनी तेज़ी से ऊपर आ जाएंगे कि जो आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि वहाँ पे गवर्नमेंट भी गलत है और गवर्नमेंट की एक जो चीज़ एफबीआर की वो ये है गलत है कि एफबीआर की एक मजबूरी है कि IMF कहता है जी आपने इस साल इतने इतने टैक्सेस लगाने हैं,
तो एफबीआर की मजबूरी है कि उन्होंने अपने टैक्सेस लगाने। अब क्योंकि उनका कोई होमवर्क नहीं है, वो टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं, वो सारा का सारा बर्डन उन लोगों के ऊपर डाल देते हैं जो ऑलरेडी टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, जबकि उनको करना ये चाहिए कि उनको क्रैक डाउन ये करना चाहिए कि सबसे पहले वो देखें कि कौन कौन से ऐसे सेगमेंट है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो टैक्सेस इस वक्त नहीं दे रहे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अगर आप क्रेडिट कार्ड बनाने जाते हैं तो वो सबसे पहले आपसे बैंक का अकाउंट मांगते हैं। अगर आप बैंक का अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपसे आईडी कार्ड मांगते हैं। तो आज एफबीआर के लिए बहुत आसान है कि जितने क्रेडिट कार्ड होल्डर हैं और जितने बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उन सबको वो टैक्स के जुमरे में लेके आ सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर काम करें, उनके ऊपर फोकस करें कि हाँ भाई कौन कौन बंदा है जिसका क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10 लाख रुपए, कौन कौन ऐसे बंदे हैं जिनकी 10 लाख की लिमिट है और वो साल में 3-3, 4-4 इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करते हैं और टैक्स के जुमरे में नहीं आते हैं, तो उनको सबसे पहले टैक्स के जुमरे में लेके आने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि अगर आज आपके 3 लाख टैक्स पेयर हैं तो इमीडिएटली आपके विद इन नो टाइम 6 लाख टैक्स पेयर हो जाएंगे। तो जो बटन आप उन टैक्स पेयर्स के ऊपर डाल लें तो उनके ऊपर वो टैक्स बटन डाले बगैर आपके पास 3 लाख टैक्स पेयर और बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर अगले साल आप उसके ऊपर और चले जाएं, तो रफ्ता रफ्ता करते करते पाकिस्तान के अंदर कम से कम मैं समझता हूँ 2, 2.5, 3 करोड़ टैक्स पेयर बनना नॉट अ बिग डील, कोई मामूली बात नहीं होगी। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर उसके बाद आप टैक्स चोरों के ऊपर जाएं, उनको ज़रूर क्रैक डाउन करें, लेकिन एक डिसेंट तरीके से करें और एक ऐसा वो लेके जाएं कि देखें अगर आज ये जो उन्होंने गिरफ्तारी का कानून लेके आए हैं, अगर ये कानून नहीं लेके आते तो भी अगर मैं रिटर्न भरता और अगर टैक्स का जो ऑफिसर है उसके पास मेरी तमाम चीज़ें जायज़ मौजूद होती और मैं टैक्स चोरी कर रहा होता, तो वो ये कानून नहीं भी आता तो वो अगर मुझे कहता है कि नहीं जी ये आपका जो टैक्स का डिफ़ॉल्ट है और आपने जो इतना रिटर्न भरा है इसके अंदर आपका टैक्स इतना बनता है लेकिन आपने इतना नहीं जमा करा है, इतना कराएं, तो भी मैं वो टैक्स देता। बिल्कुल सही है। तो बजाय खौफ का हरास फैलाने के, बजाय एक उसके अंदर करने के कि लोग जो हैं वो एफबीआर को एक माफिया समझने लगे, बजाय इसके कि लोग एफबीआर से डरने लगे और खौफजदा होकर अपने आप को टैक्स डिपार्टमेंट में लाने से डरने लगे, तो बेहतर ये है कि एफबीआर उन तमाम टैक्स पेयर को, उन तमाम बिजनेसमैनों को एक अपना दोस्त बनाए, उनके साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा करे और फिर उसके बाद टैक्स की कलेक्शन करे। तो मेरी गारंटी है कि एफबीआर के दरमियान और जो सनतकार है, ताजिर हैं, उनके दरमियान जो फासले हैं, जो नफरतों का एक पहाड़ बन गया है, वो ख़त्म भी हो जाएगा और एफबीआर का मकसद भी सॉल्व हो जाएगा और पाकिस्तान के पास टैक्स के रेवेन्यू भी इतने ज़्यादा आ जाएंगे जितनी वो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उससे ज़्यादा आ जाएंगे। और फिर उनको करना क्या चाहिए, इस टाइप के इस्लाहात के लिए उनको स्टेक होल्डर को बिठाना चाहिए। सही बात है। स्टेक होल्डर जितने इंपोर्टर हैं, जितने एक्सपोर्टर हैं, जितने ट्रेडर्स हैं, जितने वो सब स्टेक होल्डर हैं। आप उन सबको साथ बिठाने के बाद अगर कोई कानून बनाते हैं, अगर आप उन सबको बनाने के बाद कोई ऐसे एसआरओ और लेके आते हैं तो वो इतने अच्छे और इतने एमिकेबली बनेंगे कि जिसमें ना बिजनेसमैनों को शिकायत होगी, ना ट्रेडर्स को शिकायत होगी, ना सनतकारों को शिकायत होगी, ना इंपोर्टर को शिकायत होगी, ना एक्सपोर्टर को शिकायत होगी और आपका जो मकसद है टैक्स के रेवेन्यूज को जमा करना, आपका वो मकसद भी पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इससे फिर वरना ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। और जब ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता है तो लोग और ज़्यादा ना डिफरेंट रास्तों का इख्तियार करते हैं और इवेंचुअली क्योंकि रिएक्टिव अप्रोच है, एफबीआर ने एक डिसीजन लेना था, वो जब पता था कि ये लेना है तो आई बिलीव कि इसकी मुहिम 2 महीने पहले भी चल सकती थी, 3 महीने भी पहले चल सकती थी, बिकॉज टैक्स एक क्रूशल पार्ट है एफबीआर का। तो जब ये चीज़ प्लान कर रहे होते हैं क्या इसका तरीक़ेकार होना चाहिए? देखिए जब ये डेवलपमेंट हो रही हो तो वही मैंने आपको बताया कि नंबर 1 तो पाकिस्तान की इकनॉमी पिछले 25-30 साल से आईसीयू का शिकार है। ठीक है, एक ऐसे वक्त में जब आपके फील्ड मार्शल उन्होंने अपने दिन रात एक करी हुई है कारोबार को बढ़ाने की, मईशत को तरक्की देने के लिए, आपके एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और बिजनेसमैनों के मसाइल के ख़ात्मे के लिए। और उन्होंने अभी तक जितने भी बिजनेसमैनों के साथ मीटिंग करी है, 1-2 मीटिंग के अंदर मैं भी शामिल था, उन्होंने हमारे मामलात को देखा, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को देखा और उन्होंने हमसे बड़े अच्छे अच्छे वादे करे और अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम वादों को उन्होंने पूरा करा। एक ऐसे वक्त के अंदर एक ऐसी इस्लाहात एफबीआर की आ जाना कि जिससे पूरे कारोबार को एक हाइड्रोलिक ब्रेक लग गया, एक पूरा जैम ब्रेक लग गया। आपकी मईशत रुक गई,
आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक गई, जो लोगों ने ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही जो लोग उनकी काविशों की वजह से उनकी पैसा बाहर से मुल्क से दोबारा लाना शुरू हो गए थे, जो लोग दोबारा इंडस्ट्रीज के अंदर पैसा डालने की प्लानिंग कर रहे थे, उन तमाम ने अपने अपने प्रोग्राम्स को रोक दिया। बल्कि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने भी कहा यार हम अपने कारोबार को बंद कर देंगे, हम अपनी इंडस्ट्री को बंद कर देंगे और हम अपने सरमाए को दोबारा बाहर लेके चले जाएंगे। तो एक ऐसे वक्त में ऐसी इस्लाहात लाना मुल्क के लिए, मैं समझता हूँ कि टारगेट किलेंगे मुल्क की मईशत की। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही बात की आपने। इस बातें हमारी बहुत ज़बरदस्त जारी हैं। हम जानते हैं, छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के नेक्स्ट 10 ईयर्स को शेप देना चाहिए, कैसे कौन से डिसीजंस हैं, क्यों लाजिम है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उसका पार्ट बने और उस डिसीजन लिया जाए ताकि मिलकर पाकिस्तान के लिए कुछ काम हो सके। जाएगा नहीं, मुलाकात हो रही है एक ब्रेक। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद है राशिद अहमद सिद्दीकी साहब, चेयरमैन है अफीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के। सर, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही कि अगर स्टेक होल्डर्स में इंडस्ट्री और ट्रेड के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर डिफरेंस है तो ट्रस्ट डेफिसिट बिल्ड होगा। इस रिएक्टिव अप्रोच के इम्पैक्ट जो है ओवरऑल इंडस्ट्री पे आएगा। जब ओवरऑल इंडस्ट्री मुतासर होती है तो पाकिस्तान की इकनॉमी हिट लेती है और फिर उसके साथ साथ आपके साथ एक्सपोर्ट और का काम ख़राब होने लगता है, बिजनेसेस का रेवेन्यू ख़राब होता है। इस ट्रस्ट डेफिसिट को अगर हम देखते हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर, इसको रिजॉल्व करने का तरीका एक तो है कि मिसाल के तौर पे डिसीजन होता रहेगा इसी तरीके से, सालाना बजट रिएक्टिवली अनाउंस होता रहेगा और इंडस्ट्रीज़ शोर मचाती रहेंगी, लेकिन इसका कैसे लाहे अमल निकल सकता है? किसको आगे बढ़ना पड़ेगा, किसको अच्छा थोड़ा सा एक कदम पीछे जाना पड़ेगा और मिल के काम करने का एक सॉफ्ट कॉर्नर शो करना पड़ेगा ताकि इसका डिसीजन हो प्रॉपर और लॉन्ग टर्म हो, इसका इम्पैक्ट नीचे ना आए। देखें, पाकिस्तान की बेस्ट मईशत और बेस्ट एक्सपोर्ट या उसके का एक ही सॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन। जब तक आपकी इंडस्ट्रीज़ नहीं लगेंगी और रेवोल्यूशनरी नहीं लगेंगी तो क्योंकि आप 25 करोड़ की आवाम में आप इससे बाहर नहीं आ सकते। इसका बेस्ट तरीक़ेकार ये है कि जब महातिर मोहम्मद ने अपनी हुकूमत संभाली थी तो उसने अपने लोगों को सबसे पहला जो टिप दी थी वो दी थी कि तुम्हारे जितने बिजनेसमैन हैं, तुम्हारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने लोग तुम्हारी इंडस्ट्री चला रहे हैं, तुमने उनको फोकस करना है, उनके प्रॉब्लम को तुमने कम से कम करना है और उनकी जो भी इस्लाहत हैं, उनकी जो डिमांड है उसको तुमने पूरा करना है और वो उसके ऊपर चले। और आप देखें कि एक मलेशिया की इकनॉमी के अंदर एक रेवोल्यूशन आ गया। सही बात, ठीक है। इसी तरह से पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान एक 25 करोड़ की आवाम है, तो पाकिस्तान के अंदर देखें अभी एक बड़े अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान की जितनी गवर्नमेंट आती हैं वो एक्सपोर्ट की बातें करती हैं कि जी एक्सपोर्ट करे बगैर हम आगे नहीं जा सकते। और आज के दिन तक आपकी कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं है। आपकी सिर्फ 5 सेक्टर की पॉलिसी है कि ये जो 5 सेक्टर हैं ये एक्सपोर्ट करते हैं, हम इनको ये मराद देंगे। तो अगर आप अपनी एक्सपोर्ट को महदूद रखना चाहते हैं, अगर आप अपनी एक्सपोर्ट को इस 5 सेक्टर तक महदूद रखना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह आप इसको 5 सेक्टर तक महदूद रखें, फिर आप एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बातें ना करें। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ाने की बातें करते हैं तो आपको 5 सेक्टर के बजाय आपको एक एक्सपोर्ट पॉलिसी लानी पड़ेगी और उस एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी, जैसे मैं पैकेजिंग के अंदर हूँ, मैं 5 सेक्टर में नहीं आता और मैं टूटा फूटा करते करते भी 2 अरब रुपए की एक्सपोर्ट बड़े आराम से साल की कर लेता हूँ। ठीक है ना, 2 अरब रुपये पाकिस्तानी की, जो डॉलर के अंदर शायद कुछ नहीं बनता। लेकिन मेरे जैसे अगर आपके पास 200-300 बंदे और बढ़ जाएं जो आपके लिए मामूली बात होगी, ठीक है ना, तो आप कहाँ से कहाँ चलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको अपने डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि देखें एक्सपोर्ट आदमी इसलिए कहते हैं जी हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमारा जो डॉलर का रेट है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। ठीक है ना, उसको कम करने के लिए आपको एक्सपोर्ट भी बढ़ानी पड़ेगी, उसके साथ साथ आपको अपनी इम्पोर्ट भी डिक्लाइन करनी पड़ेगी। ठीक है ना। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद 25 करोड़ की आवाम होने के बावजूद हम समझते हैं, बहुत सारे लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि जी वो कराची के साथ बड़ी ज़्यादती होती है, और मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी ज़्यादती पंजाब के साथ होती है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी ज़्यादती सिंध के साथ होती है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ी ज़्यादती बलूचिस्तान के साथ होती है, इसलिए कि पंजाब के अंदर जितनी ज़मीनें इस वक्त पड़ी नहीं है, पंजाब के अंदर जितनी इस वक्त लेबर मौजूद है, हम आज एडिबल ऑयल को इम्पोर्ट कर रहे हैं, आज हम सफ़ेद चना इम्पोर्ट कर रहे हैं,
आज हम दाल चना इंपोर्ट कर रहे हैं, आज हम मसूर की दाल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कभी कभी गंदम भी कर लेते हैं। हम गंदम इंपोर्ट कर, हम ये जितना काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हम पंजाब के जो ग्रास रूट की जो आवाम है, जो पंजाब के हारी और किसान हैं, हम उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। इन सूरत के अंदर मैं समझता हूँ कि सिंध के अंदर जितने भी हारी किसान हैं, जितने छोटे छोटे लोग हैं जो आपकी ग्रोइंग करते हैं, हम उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है ना। कराची के साथ साथ इतनी सी ज्यादती होगी, लेकिन उस ज्यादती के साथ साथ हम अपने मुल्क के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं कि जब आप इन तमाम चीज़ों की इंपोर्ट ख़त्म कर देंगे तो आप जब अपने पास ग्रोइंग करेंगे तो एक तो आपके पास रोजगार मिलेगा, सही बात, आपका इंपोर्ट का डेफिसिट खत्म होगा, और फिर जितना आप यहाँ पे ग्रोइंग करेंगे आप अपने पड़ोसी ममालिक को वो तमाम चीज़ें उतनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप एडिबल आज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आपने सही तरह से किसानों के साथ बैठ गए, सही तरह से ज़राअत के ऊपर आपने फोकस कर लिया, तो आप जितना ग्रो करेंगे सनफ्लावर को, जितना तेल आप वो करेंगे तो आपका उसकी इंपोर्ट भी खत्म होगी और आप उतना अपने पड़ोसी ममालिक को आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे। आज आपकी फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट कर रही हैं अपने पड़ोसी ममालिक को, आज आपकी बेताशा और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अभी ऑलिव इंडस्ट्री का आगाज़ हुआ है खास तौर पे, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा और फिर इसके लिए आपको एक नेशनल पॉलिसी बनानी पड़ेगी, और नेशनल पॉलिसी बनाने के लिए आपको इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर को बैठाना पड़ेगा। स्टेक होल्डर से मतलब है मेरा कि अगर इस तरह टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर रही है तो आप 5 टेक्सटाइल के टॉप के एक्सपोर्टर को बैठाएं। अगर मैं पैकेजिंग एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, पैकेजिंग एक्सपोर्टर को बैठाएं। जो लेदर के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप लेदर के 5 टॉप के एक्सपोर्टर्स को बुलाएं। जो लोग फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके 5 टॉप के उनको बुलाएं। उन तमाम को बैठाने के बाद आप उनकी एक कमेटी बनाएं, और उन कमेटी को बनाने के बाद उनके मशवरे से फिर आप एक पॉलिसी बनाएं। उस वक्त जो आप पॉलिसी बनाएंगे तो उसके अंदर आपके जो एक चोर सिपाही का गेम चलता रहता है हर वक्त, वो सब खत्म हो जाएगा। और हमारे अंदर और एफबीआर के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर एक हम आहंगी आएगी, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे अंदर हम 1 और 1 11 बनेंगे। सही कह रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर मैंने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो मैं आपको बड़ा खुदगर्दाना मशवरा दूंगा कि मेरी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी, तो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। अगर एक टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर आपको बैठ के मशवरा ना देगा, इंतहाई खुदगर्दाना मशवरा देगा कि यार मेरा कारोबार कैसे बढ़ेगा, तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। तो जब आप इस तरह की कोई पॉलिसी को लाके और उसको नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बना दें कि कोई गवर्नमेंट आए कोई गवर्नमेंट जाए, लेकिन ये जो पॉलिसीज़ हैं ये चेंज नहीं होगी। और हमने ये चीज़ देखी कि 1.5 साल पहले एक SIFC का आगाज़ हुआ था, उसका एक यूजुअली एक पर्पस बना था, एक मोटिव था कि भाई ये सारे लोग आएँ और ये डिसीजन लें। फिर वो बीच में वो हिस्सा आपस में राब्ता थोड़ा सा मुनक़ता होना शुरू हुआ, फिर उसके बाद दोबारा उस चीज़ को उठाया गया। तसलसल कितना इम्पॉर्टेंट है, और तसलसल जो डिसीजंस को ले, और मतलब मिसाल के तौर पे डॉलर का रेट बड़े अरसे से कंट्रोल्ड है, लेकिन जब इन चीज़ों को हम ख़राब होते हुए देखते हैं तो फ्यूल प्राइसेस ऊपर जाती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के पैरामीटर्स हिलते हैं, तो सारा इम्पैक्ट पूरी इंडस्ट्री के ऊपर आता है। जब हम नेक्स्ट 10 ईयर्स पे देखते हैं तो किन किन चीज़ों को हमें, एक तो हमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना है, किन किन चीज़ों पे हमें ख़ास तौर पे निगाह रखनी पड़ेगी ताकि इंडस्ट्री को आसान हो, क्योंकि इंडस्ट्री लेबर देती है, इंडस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स देती है। ह्यूमन रिसोर्स ये होता है कि सैलरीज लोगों को मिलती हैं, जॉब्स मिलती हैं, जॉब्स मिलने से ये फ़ायदा है कि भाई कम से कम यहाँ के लोगों की खुशहाली आएगी थोड़ी सी। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि एक स्टेक होल्डर्स के अलावा किन किन चीज़ों को हमें लूप में लेना। देखें, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बताऊँ कि SIFC जो आया था ना, ये एक बेहतरीन प्रोग्राम आया था, और ये प्रोग्राम इंतहाई कामयाब होता। इसकी वजह यह है कि जो बाहर के जितने भी मालिक उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे थे, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनका आज की तारीख में उनका जो कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फोर्सेस के ऊपर है कि नहीं यार अगर फोर्सेस होंगी तो शायद ये काम हो जाएगा। लेकिन जब फोर्सेस ने उसके अंदर ये SIFC को लेके आया तो वहाँ पर एक डिक्टेटरशिप आई, और उन्होंने बार बार मैं आपको ये कहता हूँ कि उन्होंने स्टेक होल्डर को नहीं बिठाया। स्टेक होल्डर को ना बिठाने की वजह क्या हुई कि कभी पानी का मसला आ गया, कभी कैनाल का मसला आ गया। तो जब आप कोई भी प्रोग्राम लेके जाते हैं तो आपको एट द बिगिनिंग, आपको अगर मैं कोई इंडस्ट्री लगाने जा रहा हूँ तो जब तक मैं उसकी नेगेटिविटी के ऊपर फोकस नहीं करूँगा कि यार इसकी असरात, इसके साइड इफेक्ट, आप कोई मेडिसिन भी लेते हैं ना, कोई आप दवाई भी खाते हैं ना, तो आप पहले देखते हैं यार इसके साइड इफेक्ट क्या हैं। तो अगर साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं तो आप उस मेडिसिन को आप नहीं लेते हैं। तो इसी तरह से जब ये SIFC के ऊपर भी जा रहे थे तो इनको उसके साइड इफेक्ट देखने चाहिए थे कि जब हम उन लोगों को जो लेके आ रहे हैं तो क्या हमने पानी का बंदोबस्त करा हुआ है, क्या हमने कैनालों का बंदोबस्त करा हुआ है कि जब वो लोग आएंगे हमको पैसा देंगे, जब अपनी अपनी
चीज़ों की यहाँ पे ग्रोइंग करेंगे तो उनको पानी कहाँ से मिलेगा, और जब पानी मिलेगा तो उसके अंदर हमारे जो ऑलरेडी लोग जो काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी वो चला रहे हैं, उनके लिए पानी का कहाँ से मसला आएगा। तो अगर उसके अंदर वो बिजनेस देखें, बिजनेसमैन जितना बिजनेस जानता है उतना दूसरे लोग नहीं जानते हैं, अगर फोर्सेज जितना फोर्सेज के वो जानती है वो हम नहीं जानते। तो हर एक का अपना अपने काम होता है। तो लेकिन मज़ा जब आता है कि जब आप टीम के अंदर, अगर आप एक टीम बना रहे हैं तो उसके अंदर अच्छा बॉलर भी चाहिए, अच्छा बैट्समैन भी चाहिए, अच्छा विकेट कीपर भी चाहिए और अच्छा फील्डर भी चाहिए। सही बात। अगर आप सिर्फ कैप्टन बहुत अच्छा बना लें, बड़ा डिक्टेटर कैप्टन बना लें, लेकिन अगर बॉलर अच्छा नहीं होगा, बैट्समैन अच्छा नहीं होगा, विकेट कीपर अच्छा नहीं होगा, तो आपके लिए एक अच्छी टीम को चलाना और एक आपके लिए मैच जीतना रास्ता मुश्किल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि हर जगह पे हर उसके अंदर जब तक आपका टीम वर्क नहीं होगा, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। और क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि पाकिस्तान की मैशत के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन, तो उसकी वजह से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने करनी है तो आप जो भी टीम वर्क बनाएंगे, जो भी आप टीम बनाते हैं, उसके अंदर जो मेन स्टेक होल्डर है वो बिजनेसमैन है, वो एक्सपोर्टर्स है, वो सनतें चलाने वाले लोग हैं। जब तक आप उनको अपना स्टेक होल्डर नहीं बनाएंगे, जब तक आप उनके मशवरे के साथ पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, तो आपके फेल्योर के भरपूर चांसेस हो जाएंगे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर कामयाबी के सफ़र के लिए टाइम निकालने का। अमेजिंग थॉट। क्योंकि हम समझते हैं कि ज़्यादा दर्द जो फील करता है वो, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज़ का रोल है पाकिस्तान को ऊपर ले जाने में, पाकिस्तान को सस्टेन करने में किसी इस टफ सिचुएशन के अंदर। दूसरे ममालिक के पास तो पहले से वो फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड के ममालिक के पास तो एक अपना सोल्यूशन सिस्टम बना हुआ है, और ये आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तमाम इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। बहुत शुक्रिया सर टाइम निकालने का। अगर हम देखें पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है, एक जो कि जुमला बार बार कहा जाता है, पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है, इसको रुक के थोड़ा सा साइड पे रखते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम सारे स्टेक होल्डर्स मिल जाएँ। आई बिलीव कि इस सिनर्जी के बगैर कभी भी शायद आगे 10 साल को जब पाकिस्तान को देखते हैं ना बढ़ पाएँ, और यही तरीक़ेकार है। हम सबको मिल के बढ़ना चाहिए, हम सबको पाकिस्तान का ख्याल करना चाहिए और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। ज़्यादा डॉक्टर मोहसिन को कामयाबी के सफ़र से इंशाअल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे मुलाकात होती है दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।